So welcome back to our YouTube series in which हम लोग UPSC Prelims PYQs from 1979 to 2024 सॉल्व करने वाले हैं। ये 45 इयर्स प्लस क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करेगा प्रीलिम्स क्लियर करने में। सेम क्वेश्चन PYQ पोर्टल ऑन एडुकेमी उसमें अपीयर होगा। ये क्वेश्चन थीम वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज है एंड इसके क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टुडेज टॉपिक इज जुडिशरी। जुडिशरी हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे, तो आज पहला पार्ट है। So let's start. Question number 1. A writ of prohibition is an order issued by Supreme Court or High Courts too. Now, when you talk about writs, writ जो है यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। अब writs 5 टाइप के हैं, इसमें से 3 टाइप ऑफ writs like prohibition, habeas corpus and mandamus. These are favorite of यूपीएससी। अगर इसको आपने ढंग से कर लिया तो आपका कोई भी writ वाला क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में क्लियर हो सकता है। Now seeing this question, a writ of prohibition is an order issued by Supreme Court or High Court. तो भाई कोर्ट किसको करेगा, है ना? अपने लोअर कोर्ट्स को ही देगा प्रोहिबिट करने के लिए ऑर्डर, राइट? सो गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम नहीं हो सकता, राइट? ए इज रॉन्ग। द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली टू पास अ लॉ एंड प्रोविजन नहीं, लोअर कोर्ट। अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट्स टू द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस, है ना? हलवा क्वेश्चन, सी इज द आंसर, राइट? अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट पता है रिट के बारे में, that you will be easily able to solve these types of questions. Right? The answer here is C. Now we are coming up with PSP, which is Prelims Support Program 2025, which will be commencing on 9th December 2024. So do join it. Right? It is one of the successful course in the industry, which has given many good results. And at around 50% of the students got selected or got qualified in prelims from our course. Right? Now question number 2. In essence, what does due process of law means? अब ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। जनरली इन हॉल बहुत लोगों ने गलती की थी कि भाई लोग फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ भी लगा के आ गए थे आंसर, एंड बिकॉज डाउट था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होगा या फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ होगा, राइट? इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात नहीं करता, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जो आंसर यूपीएससी ने लिया था वो आंसर ए है रेदर देन सी, ठीक है? बहुत लोगों ने फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ को मार्क किया था, बट यहाँ कंफ्यूजन जायज है, बट आंसर यूपीएससी ने ए लिया है, तो हम उसका ध्यान रखेंगे, राइट? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ doctrine examines not only whether a law exists to deprive a person of his or her life and personal liberty, but also whether the legislation is fair, just, and not arbitrary, right? So due process of law is also about fairness plus procedure. Now question number 3. Okay, before going to question number 3, we are coming up with PSP 2025, ठीक है? तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, उसके बेनिफिट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, राइट? तो यहाँ प्रैक्टिस टेस्ट एंड एनालिसिस शीट होगा, देन यू हैव मैराथन सेशंस, बुक रीडिंग सेशंस, रिवीजन सेशंस, देन सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, यूपीएससी मिक्स टेस्ट फ्रॉम अदर यूपीएससी क्वेश्चन पेपर जहां जहां अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, देन करंट अफेयर रिवीजन, 25 क्लासेस ऑफ करंट अफेयर्स पूरे साल भर का, है ना? You will also have CSAT support जिनका CSAT वीक है, and also you will get some insight because CSAT का लेवल अभी धीरे धीरे टफ होने लगा है. You will also get personalized mentorship, one-to-one mentorship with mentors, and test discussions, and lastly प्रयास All India mock test for real time exam simulation. This is प्रयास, right? It is starting from 9th December 2024. तो आइए and हमारे साथ बने रहिए, ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा, right? And some of our achievements from our PSP, because PSPs are USP, है ना? अगर हमारी कहावत है कि अगर प्रिपरेशन में रह गई कुछ कमी तो ज्वाइन एडुकेमी PSP भी से, है ना? तो 45% of the enrolled students qualified in 2024 prelims. 50% of the questions in the prelims were directly hit from PSP, है ना? डिस्कस किया था. It also helped in boosting accuracy and it also gave you more confidence. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. दो स्टेटमेंट्स हैं. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट्स दैट द रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. स्टेटमेंट 2, आर्टिकल 335 डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना? यहाँ ट्रिक है, देखने में बहुत हार्ड लग रहा है. इन एग्जाम प्रेशर यू कैन मेक दिस स्टेटमेंट रॉन्ग. इसी टाइम वापस से दिस बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड कुछ नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ था, यूपीएससी लेके आई थी. बट ऑलवेज रिमेंबर दैट एक ट्रिक, फाइन, और नॉट द ट्रिक बट देयर इज अ ट्रेंड दैट जनरली कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादातर चीजें डिफाइन नहीं है. तो अगर लिखा हुआ है आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जनरली अब क्या ध्यान रखोगे, कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादातर टर्म्स डिफाइंड नहीं है.
तो अगर मैं देखूं आर्टिकल 335 ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म डेफिशिएंसी, ठीक है, तो इट इज नॉट डिफाइंड। तो अगर मैं स्टेटमेंट 2 को रॉन्ग रखता हूं तो अपने आप मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, देखने में बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन अगर थोड़ा लॉजिक से किया जाए तो इजीली सॉल्वेबल है विद इन एग्जाम कंडीशन। फाइन, तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, है ना, हियर सी बिकम्स योर आंसर। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, okay, some additional points for you that code, like for example इंदिरा स्वामी में 50% कैप लगाया था for efficiency, then नागराज जजमेंट भी था, fine, and article 335 talks about efficiency of administration but it do not defines it, fine. Next question, pursuant to HN Sanyal committee report the contempt of court act 1971 was passed, and 2023 का question है, remember that UPSC is not also focusing on criminal justice questions, contempt of court, UPSC is also focusing contempt, which is of different types, civil, criminal, right? इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कंटेम्प्ट हो गया, जुडिशियल इम्पीचमेंट हो गया, ये सब, राइट। दिस ऑल आर टॉपिक्स कवर्ड इन पीएसपी विच स्टार्टिंग फ्रॉम 9 दिसंबर 2024, राइट। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहें तो इजीली सॉल्व हो सकता है। तो लेट्स सी, pursuant to this report HN Sanyal committee the contempt of court act was passed। ठीक है, स्टेटमेंट है, इट मे गेट डिफिकल्ट फॉर यू, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है इन जनरल पता नहीं होता, right? Then the Constitution of India empowers the Supreme Court and High Court to punish for the contempt for themselves। अब ये स्टेटमेंट बहुत लॉजिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को, राइट, इट्स लॉजिकल, राइट, तो इट इज करेक्ट। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, देखो फिर से डिफाइन बोल रहा है ना, तो तक समझ में आया, डिफाइन कुछ चीज नहीं करता, फाइन, तो ये स्टेटमेंट को रॉन्ग कर देते हैं। तो अगर मैं थर्ड को स्टेटमेंट को रॉन्ग रखता हूं तो अपने आप मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, जिसमें से 1 and 2 ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाते हैं, एंड बचा 4 की बात। इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो एक क्वेश्चन आप खुद से पूछेगा, अगर पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है तो किसके पास है, आपको जवाब नहीं मिलेगा, राइट, पार्लियामेंट के पास ही पावर होता है। तो 1, 2 and 4 इज करेक्ट हियर, ऑटोमेटिकली 1, 2 and 4 आंसर इज बी। साइनल कमेटी के बारे में कुछ जान लीजिए, बिकॉज ये यूपीएससी में कहीं ना कहीं आगे चल के पूछ सकता है, फाइन। द साइनल कमेटी एग्जामिन्ड the laws relating to contempt of courts in general, and the law relating to procedure for contempt, right? Detail कौन दे रहा है, contempt of court act 1971, ठीक है। डिफाइन नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन में, रेफरेंस होता है, उस चीज को डिटेल बनाता कौन है, लॉ और एक्ट। ऑब्वियसली कोर्ट के पास ही एम्पावरमेंट है या कोर्ट के पास पावर है टू पेनलाइज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अंडर आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 215, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये यूपीएससी फ्यूचर क्वेश्चन से पूछ सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट डिफाइन एनी काइंड ऑफ सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ठीक है। दीज आर सम एडिशनल पॉइंट्स फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स are recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocates, है ना। अरे भाई, अगर गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स एडवोकेट्स होते हैं, राइट, बट कॉर्पोरेट लॉयर्स, लॉयर तो एक वर्ड भी आ गया, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन, व्हाई, एंड ऑलवेज क्वेश्चन व्हाई। अगर एक फेयर आंसर नहीं मिल रहा तो जनरली वो स्टेटमेंट आपको एक बार देखने की जरूरत होती है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट लॉयर को अलग क्यों उनको लॉयर नहीं बोला जाएगा या एडवोकेट नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ, बिकॉज दे आर नॉट एक्सक्लूडेड, दे आर ऑल्सो लॉयर एंड एडवोकेट बेसिकली, ठीक है। तो स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस, राइट। इसमें भी क्वेश्चन करते हैं भाई, अगर बार काउंसिल नहीं तो और कौन, तो एक ऑल्टरनेटिव आंसर नहीं आता, राइट। तो लॉजिक के हिसाब से कर जाएंगे तो बार काउंसिल के पास पावर है, राइट, इट इज लॉजिकल, दे कैन हैव मेक रूल्स रिलेट टू लीगल एजुकेशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर इज 2 ओनली, फाइन। Corporate lawyers, patent attorneys are also recognized as lawyers, right? Second, Bar Council of India inspect universities, promotes legal education, and it is a statutory body. ये यूपीएससी पूछ सकता है आने वाले टाइम पे। It is a statutory body established under Advocates Act 1961 that regulate the legal practice and legal education. This is a point which should be in your notes, ensuring for prelims 2025. ठीक है, next question, question number 6. With reference to the writs issued by courts in India, consider the following statement। देखो वापस रिट फेमस है 2022 का क्वेश्चन, कौन सा रिट, देखो मैंडमस, है ना। यूपीएससी के 3 फेवरेट रिट, मैंडमस, प्रोहिबिशन हमने देखा, एंड हेबियस कॉर्पस, राइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैंडमस, पहले थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। मैंडमस मतलब बी कमांड, कौन कमांड कर रहा है, कोर्ट कमांड कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल, है ना। द कोर्ट इज कमांडिंग पब्लिक ऑफिशियल टू डू देयर ड्यूटी, है ना, टू टेक एक्शन,
ठीक है, अगर इतना कंसेप्ट पता है, यू विल इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पे आते हैं। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी। यस, है ना, मैंडेमस इज फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स एंड ऑल, राइट? ठीक है, इट इज करेक्ट। Mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. No, it is always against public company or government company. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं 2 हटाता हूं तो अपने आप आई गेट द आंसर 1 and 3 which is C. Any public minded person can be a petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto. Yes, yes. Other than aggrieved person, any person can move for quo warranto. But the answer here is C, which is 1 and 3 only. Fine. Let's move to next question. Question number 7. With reference to India, consider the following statements. Judicial custody means an accused in the custody of the concerned magistrate, and such an accused is locked up in a police station and not in jail. है ना, जुडिशियल कस्टडी क्यों दिया जाता है? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एट्रोसिटीज ऑफ पुलिस। पुलिस इमोशनली चार्ज होके कुछ ऐसा एक्शन ले ले दैट इज अगेंस्ट, दैट इज वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स, और इंटरोगेशन में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाए, स्टेशन में क्यों लॉकअप होगा अगर जुडिशियल कस्टडी में है? तो इट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज रॉन्ग। सेकंड क्वेश्चन, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटररोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ कोर्ट। यस, दिस सीम्स लॉजिकल। लॉजिक के हिसाब से जाएंगे तो ऑब्वियसली आंसर इज 2। नाउ यूपीएससी इज फोकसिंग ऑन ट्रेंड एंड इज गोइंग टुवर्ड्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, है ना। इसके की कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल पता होने चाहिए, लाइक एकदम बेसिक बेसिक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरेस्ट एंड डिटेंशन? ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, प्लीज इसको जाके आप देखिएगा। अरेस्ट एंड डिटेंशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल कस्टडी? These type of questions you can expect in future. Fine. Coming to next question, question number 8, which was asked in 2022. With reference to Indian judiciary, consider the following statement. Any retired judges of Supreme Court of India can be called back to sit and act as Supreme Court judge by CGI with the prior permission of President of India. Second statement, a High Court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. ठीक है, तो पहला अगर देखेंगे, any retired judge of Supreme Court, किसका? Supreme Court, can be called back to sit and act as Supreme Court judge by CGI with the prior permission of president, है ना। तो अगर ये देख रहे हैं तो it seems quite logical, right? क्योंकि प्रेसिडेंट का भी रोल रहता है, right? तो स्टेटमेंट को हम सही कर लेते हैं। सेकंड, ऐसे ही प्रीलिम्स में लॉजिक के बेस में क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, सेकंड, अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज अ सुप्रीम कोर्ट डज। यहाँ बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, बट यूपीएससी ने स्टेटमेंट को गलत माना है एंड आंसर इज हियर इज ए। फाइन, 1 ओनली। अंडर आर्टिकल 120, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, द सीजीआई at any time request any person who has held the office of judge of Supreme Court to sit and act as judge of Supreme Court for a temporary period. He can only do with the previous consent of president. यही बोला था। Such a judge is entitled to allowances as the president may determine, right? And he'll also enjoy all the jurisdiction and privileges of Supreme Court. Now statement 2 is incorrect. इसको UPSC ने गलत माना है। High Court is a court of record and does not have the power to review its own judgment. However, it is not the same as Supreme Court, है ना। तो answer here is 1 only, A. ठीक है, let's move to next question, question number 9. In India, Legal Service Authority provides free legal service with which of the following types of citizens? ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में you cannot memorize all of these stuff, ठीक है, बट अगर लॉजिक के थ्रू जाएंगे तो आप इजीली आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विद एन एग्जाम, क्योंकि हर एक चीज पॉसिबल नहीं है कि आप रट पाए, आपको कुछ चीज लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो ट्राई करते हैं एलिमिनेट करने का। क्वेश्चन आया था 2022 में, उस टाइम काफी लोगों के लिए टफ था। लेट्स सी। फाइन, अब एक और चीज, लीगल सर्विस अथॉरिटी, लोक अदालत, ठीक है, नालसा, दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर यू। इसके बारे में या इसको पढ़ना आपको जरूरी है, इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ठीक है, नालसा, लीगल सर्विस अथॉरिटी, आर्टिकल 39A, लोक अदालत एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को कि भाई पूछा है कौन कौन किसको किसको फ्री लीगल सर्विस मिल सकती है। ठीक है, अब ये देखते हैं, ऑल सीनियर सिटीजन। राइट, अब जो बहुत बड़े बिजनेसमैन लाइक अंबानीज हो गया, राइट, दे आर आल्सो 60+, अदानीज हो गया, इसको भी मिलेंगे क्या उनको? राइट, इट इज नॉट लॉजिकल ना, उनको क्यों देना? ठीक है, बिकॉज दे आर वेल रिसोर्स, राइट, दे डू नॉट नीड इट। ठीक है, तो ऑल सीनियर सिटीजन तो नहीं होगा, तो 4 हटा देते हैं। ठीक है, तो अपने आप 2 करेक्ट हो गया। अब बचा जो खेल है 1 and 3 के बीच में। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? मेंबर ऑफ ओबीसी विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख। तो इसमें ज्यादा लॉजिकल 1 लग रहा है, राइट। ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस। फ्री लीगल सर्विस क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि किसी के पास एक्सेस के लिए पैसे नहीं है, लीगल सर्विस एक्सेस करने के लिए पैसे नहीं है। तो जाहिर सी बात है, पर्सन विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख इज मोर डिजर्विंग इन दिस। फाइन, तो हियर आंसर इज 1 and 2. So here is answer is A, 1 and 2 only. Let's move to question number 10, which is the last question.
of this video which was asked in 2019. बहुत लंबा क्वेश्चन है, जनरली बहुत लंबे क्वेश्चन इजी होते हैं ना, तो एकदम डरिएगा नहीं, एक बार बस देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, जनरली आप आंसर पे पहुंच जाएंगे. I think it's visible, right? The motion to impeach a judge of Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of Lok Sabha as per the Judges Inquiry Act 1968. Second, the Constitution of India defines and gives details on what constitutes incapacity and proved misbehavior of the judges of Supreme Court of India. है ना, हमने एक ट्रिक सीख लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जनरली डिफाइन नहीं करता. अभी तक कुछ भी चीज, ज्यादातर चीजें डिफाइन नहीं है, एंड यूपीएससी में जो भी चीज पूछता है वो तो डिफाइंड पक्का नहीं है. ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 को मैं गलत कर सकता हूं. तो अगर मैं गलत कर दिया, आई हैव एलिमिनेटेड वन ऑप्शन, राइट, मेरे चांसेस टू रीच राइट ऑप्शन हैज इंक्रीज. अब बाकी ऑप्शंस पे आते हैं, बाकी स्टेटमेंट्स पे आते हैं. द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968. यस इट क्विट, यस इट सीम्स क्वाइट लॉजिकल, है ना, कि जितने भी आपके इम्पीचमेंट के डिटेल्स हैं वो कोई लॉ में हो, कॉन्स्टिट्यूशन बस बता रहा हो कैसे करना है, और लेकिन कोई लॉ डिफाइन कर रहा हो. ठीक है, तो लॉ डिफाइन करेगा, फाइन, तो इट इज लॉजिकल. 3 इज लॉजिकल, क्वाइट लॉजिकल, राइट. तो 3 तीनों में है वैसे. ठीक है, अपने आप 3 सही हो जा रहा था, नो डाउट, बट हमने उसको क्रेडिबिलिटी भी दे दी. नाउ फोर्थ पे आते हैं. इफ द मोशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ अ जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग, द लॉ रिक्वायर्स the motion to be backed by each house of the parliament and supported by majority of total membership of that house by not less than 2/3 of the total members of that house present and voting. है ना. अब आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस की जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है बहुत हार्ड है. ये कुछ नहीं है, सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रहा है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट स्पेशल मेजोरिटी, मतलब मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ दैट टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक है, तो स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना. अगर थोड़ा बहुत जुडिशरी के बारे में पता है, वो पता होगा, तो इम्पीचमेंट में अगर आप पढ़ेंगे तो स्पेशल मेजोरिटी से जजेस को रिमूव किया जाता है. फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, 3 and 4 इज करेक्ट, फाइन. अब यहाँ भी ट्रिक है, ठीक है, 3 और 4 दोनों में आ गया. ठीक है, तो डी और सी में से हो सकता है आंसर, राइट. The motion to impeach a judge of Supreme Court of India cannot be rejected by Speaker of the Lok Sabha as per Judges Inquiry Act. It's ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, रिजेक्ट भी कर सकता है. बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी है, अगर आप ऐसे एलिमिनेट करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो आंसर हियर इज सी, which is 3 and 4 only. The Judges Inquiry Act contains the detailed procedures relating to removal of judges, and under this act, chairman of the speaker may or may not admit the motion, right? Within the parliament, speaker is the basically main power, है ना, main head. ठीक है, तो अब ध्यान रखेंगे, स्पीकर के पास पावर है. एंड वो जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट नंबर 1, इट वाज काइंड ऑफ एक्सट्रीम स्टेटमेंट. ऐसा जनरली स्टेटमेंट गलत होते हैं. ठीक है, ये जब ध्यान रखिएगा कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, इसके बारे में यूपीएससी और क्वेश्चन पूछ सकती है. इट गिव्स डिटेल प्रोसीजर्स अबाउट द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन नोवेयर डिफाइंस द टर्म इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर. द लास्ट क्वेश्चन, we have one more question, surprise question for you, question number 11, which was asked in 2019. हाँ, उसके पहले, ठीक है, ये देखिएगा, जानिएगा कि we are starting Prelims support program, which is starting from 9th of December 2024. So do join it. You have already seen the benefits of it. ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 2019 में पूछा गया था. The 44th Amendment to the Constitution of India introduced an article placing the election of Prime Minister beyond judicial review. 44th अमेंडमेंट कब आया था? 1978 में आया था. ठीक है, when जनता पार्टी गवर्नमेंट came back, when जनता पार्टी गवर्नमेंट came into government, when जनता पार्टी गवर्नमेंट came back to govern, right? तो अगर मैं ये देखूं, 44th अमेंडमेंट प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, ये ड्यूरिंग इमरजेंसी हो रहा था. ठीक है, जब इमरजेंसी खत्म हो रही है, जनता पार्टी आ रही, तब ऐसा नहीं हो रहा था. फाइन, तो ये तो गलत है. सेकंड, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th and the Supreme Court of India struck down the 99th Amendment to the Constitution as being violative of the independence of judiciary. Yes, ठीक है, NJAC था, National Judicial Appointment Commission. It was 99th Constitutional Amendment Act, if you remember, है ना. तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है. The answer is B, 2 only. ठीक है. In 1975, the Parliament passed the 39th Amendment. अब ये आइडिया आपको होना चाहिए. 39th Amendment which removed the authority of courts to adjudicate petitions regarding elections of President, Vice President, Prime Minister and Speaker of Lok Sabha. Instead, a body constituted would be vested with the power to resolve such election dispute. है ना. कौन से constitutional amendment से हो रहा है? 39. ये पता होना चाहिए, यूपीएससी पूछ सकती है. Second, the 99th which was
Constitutional Amendment Act, the 99th Constitutional Amendment Act, which talked about NJC, National Judicial Appointment Commission, है ना, to appoint the judges, fine, and it was to replace the 1993 collegium system, ठीक है, but it was struck down by Supreme Court because it was violative of independence of judiciary. So now we have solved 11 questions from 2024 to 2019 regarding judiciary. देख सकते हो जुडिशरी एज अ थिंग कितना इंपॉर्टेंट है. 11 क्वेश्चन लगभग 6 सालों में पूछ दिया. तो जस्ट रिमेंबर इट दैट जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 ऑफ द वीडियो. थैंक यू.